अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जो चैप्टर 8 में स्टार्ट किया हुआ था उसके रिमेनिंग दो क्वेश्चन देखे हैं, बाकी तो आपको क्लियर ही होंगे। और जो है ना एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएंस, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आ जाती है रैंडम वेरिएबल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और साथ उसका मीन वेरिएंस। ये जो दो क्वेश्चन रहते हैं ये आमतौर पर यूजली कभी नहीं भी आते, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए। 8.29 और 8.30, ये दोनों क्वेश्चन हमारे रहते थे, बाकी तो तकरीबन हमने सारी एक्सरसाइज को देख लिया हुआ आती है आपको। अच्छा, 8.29 में ए एंड बी, अब मेरे पास यहाँ पे बोर्ड तो है नहीं इसलिए मैं सोल्यूशन ही आपको दिखा रही हूँ। ए एंड बी थ्रो अ डाइस फॉर अ प्राइस ऑफ 11 which is to be won by the player who first throws a A. If a A has the first throw, what are their respective expectation? ठीक है, हमने हमारे पास ए और बी दो है, उसको हमने जो है फाइंड करनी है उनके थ्रो, और उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल में भी था जिसमें ए बी और सी इस तरह से करके तीन थी हमारे पास थ्रो जो हम कर रहे थे। फिर उसमें हार्ड था, हमने लिया था। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं इसको क्या है। हमारे पास डाई के टोटल देखिए आउटकम हमारे पास 6 होते हैं, तो हमारे पास 6 आने का आउटकम क्या है 1/6। उन्होंने कहा ना फर्स्ट रो आ 6, हमने 6 आने का आउटकम देखना है, तो 1/6 आ जाएगा। 6 हमारे पास टोटल होते हैं और उसमें से 1/6 आ जाएगा 6 आने का, और नोट 6 यानी कि 6 ना आए। आपको पता है इसकी टोटल सैंपल स्पेस क्या होती है हमारे पास डायल की 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से करके हमारे पास डाई की टोटल सैंपल स्पेस होती है। अब पहले उन्होंने 6 का पूछ लिया, तो 6 हमारे पास 1 आउट ऑफ 6, फिर उसके बाद नोट 6, इसका मतलब जो रिमेनिंग 5 है आउट ऑफ 6। इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं, और अदरवाइज या आप 1 माइनस इस तरह से करके भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास पी आ जाएगा और क्यू हमारे पास हो जाएगा ऑपोजिट 1 - पी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये एक पी आ गया और एक नोट पी। ठीक है, एक सक्सेस और एक फेलियर आ गया। सिंस ए हैज द फर्स्ट थ्रो, उन्होंने हमें कहा ना फर्स्ट थ्रो आना चाहिए, तो सिंस ए हैज द फर्स्ट थ्रो, थर्ड थ्रो। अब ये कैसी, ये देखेंगे तो आपने इस तरह से देखना है ना, ये देखिए जैसे कि हमारे पास ये ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहला इसका आउटकम आ जाएगा, फिर इसका आउटकम आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा। हमने जो एग्जाम्पल देखी थी उसमें भी इसी तरह से इसका 4, इसका फिर इसका 6, यानी कि बारी बारी पहले इसका फिर इसका फिर इसका, इसमें से करके हमारे पास आते जाएंगे। तो हमने इस तरह से देखते रहना, इस तरह से सीरीज बन जाती है। जिस तरह से हमारी एग्जाम्पल में भी सीरीज बन गई थी, उसके बाद हमने इनफिनिट सीरीज का सम निकाल के फिर प्रोबेबिलिटी का सम निकाला था। अब यहाँ पे भी इस तरह से इनफिनिट सीरीज ही बन रही है, तो इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पे दो हमारे पास वो है ए और बी, वहाँ पे तीन थे। ठीक है, अब कहते प्रोबेबिलिटी ए विंस इन द फर्स्ट रो 1/6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में इन्होंने साइमल्टेनियसली बता दिया इनका प्रोबेबिलिटी ए विंस द थर्ड रो। थर्ड रो का मतलब है कि 1/6, और जो दूसरा यानी कि पी क्यू स्केयर हो जाएगा ना, पी की वैल्यू आ जाएगी और क्यू साथ स्केयर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ में आ जाएगा तो पी आ जाएगा और साथ क्यू। इस तरह से रिटर्न कर देते हैं ना, आपको याद हो तो यहाँ पे पहले पी आ रहा था, उसका दूसरे वाले का पी क्यू आ रहा था, फिर इसका नेक्स्ट का क्या आ जाता था पी क्यू स्केयर, तो इसका क्या आ जाना था पी क्यू क्यू, अगले वाले का पी क्या आ जाना था पी क्यू 4, और नेक्स्ट का क्या आ जाना था पी क्यू 5। ऐसे करके हमारे पास ये आउटकम बनते जाएंगे पी क्यू 6, इस तरह से मतलब ए, इस तरह से हमारे बनते जाएंगे आउटकम। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जाम्पल में तो तीन थे ना हमारे पास ए बी सी, अब यहाँ पे हमारे पास ए है एक और एक बी है, जस्ट 2 है, इसलिए इसके दो आउटकम्स हमारे बन रहे हैं। जो उसमें हमारे पास थे तीन थे ए बी सी, तो इसलिए हमारे पास तीन ड्रॉ में हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ से आपने देख लिया ए और बी का इस तरह से बन जाएंगे आउटकम्स। अब इन्होंने थर्ड थ्रो बता दिया, इसमें बता दिया सो ऑन चलता जा रहा है। अब उन्होंने कह दिया सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/6, 1/6 5/6 का स्क्वायर, 1/6 5/6 का स्क्वायर, ये हमारी एक ही हो जाएगी। अब इसका उन्होंने सम कर दिया, इनफिनिट सीरीज का सम मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास फॉर्मूला कहते हैं, देखिए सम ऑफ इनफिनिट सीरीज हमारे पास होता है ए ओवर 1 - आर। आर का मतलब होता है कॉमन, हमारे पास जो रेशियो आता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होती है। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1/6, हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, हमने 1/6 को फर्स्ट टर्म एज ले लिया। अब इसके बाद जो है जो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला वो हमारे पास 5/6 आ रहा था, हमने ए भी निकाल लिया 5/6 भी निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने इसको पुट किया, हमारे पास ए का सम आ जाएगा। ठीक है, इसका से हमारे पास ए का सम आ जाएगा 6/11। अब हमें पता है ए का सम 6/11 है, तो दूसरे का ऑपोजिट ही होगा ना, अगर तीन होते तो हमें बारी बारी निकालना पड़ते। अब है ही दो, तो ए का सम निकल आएगा, दूसरे का सम 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ए का सम 6/11 है, तो बी का सम 5/11 हो जाएगा 1 में से माइनस करके।
हमने फिर दोनों की एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास ठीक है। सबसे पहले तो हमने अपने उसका देखना है कि जो हमने जिसकी निकालने हैं कैलकुलेशन आउटकम में, जैसे कि सिक्स डाई था यहाँ पे, उधर एग्जाम्पल में आपके पास हार्ट था, पहले उसको उसका हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, उसके बाद हमने जो है अपने ड्रॉस निकालने होते हैं, फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ, फिर उसके बाद उसके मुताबिक हमने उनकी वैल्यूज को पुट करके सम ऑफ सीरीज निकालना है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन को मल्टीप्लाई करके हमने इसका सोल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, हमारे पास एक और क्वेश्चन रह गया था, इसमें था हमारे पास 8.33, कल हमने इसको स्टार्ट भी किया था। जी एग्जांपल 8.3, सॉरी क्वेश्चन 8.30 हम देखते हैं, अ बैग कंटेनिंग टू वाइट है, टू ब्लैक है, थ्री मैन, मतलब थ्री हमने जो है सेलेक्ट किया, आर हमारा थ्री हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है, इसमें थ्री हमारे पास वो आ जाएंगे, ड्रॉ अ बॉल एंड डोंट रिप्लेस इट, ठीक है। द पर्सन हु ड्रॉज द वाइट बॉल फर्स्ट रिसीव 12, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन, इसमें भी एक्सपेक्टेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी किस्म के क्वेश्चन है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पहले इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, फिर बाद में एक्सपेक्टेशन निकालनी होती है। अच्छा, आप हमने व्हाइट ब्लैक और टोटल लिख लिया, और हमारे पास आर है वो स्मॉल आर में थ्री हो जाएगी, थ्री मैन है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सपोज ए टेक्स द टर्न फर्स्ट एंड ड्रॉ अ व्हाइट बॉल, ठीक है, हमने पहले देखा कि हमारे पास जो ए है उसके पास व्हाइट बॉल आ जाए, देखिए क्योंकि उन्होंने कहा ना द पर्सन हु ड्रॉज द व्हाइट बॉल फर्स्ट, अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड करेंगे, बाद में हम इसके साथ 12 को मल्टीप्लाई करके इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेंगे। हमने जो है फाइंड आवाज करेंगे, सिंपल नहीं आ रही। 2/14 हो जाएगा हमारे पास, 2/14 हमारे पास हो जाएगा। कमीज। अच्छा जी, अब हमारे पास व्हाइट बॉल्स होगी टू और ब्लैक बॉल्स भी होगी टू, और टोटल हमारे पास फोर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, ए टेक्स द टर्न फर्स्ट एंड ड्रॉ अ व्हाइट बॉल, हमारे पास 2/4 आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, ये हमारे पास देखिए सिंपल क्या हो जाएगा, व्हाइट बॉल की 2/4 आ जाएगी। आगे हमने जाना है बी, बी विल टेक इट्स टर्न इफ ए फेल्स टू ड्रॉ, यानी कि हमने बी उससे निकालना है कि हमारे पास व्हाइट बॉल आए, अगर ए फेल हो जाता है, इससे हमारा सैंपल साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारे पास जो व्हाइट बॉल्स है वो तो टू ही रही, लेकिन ब्लैक बॉल एक होगी, मतलब ब्लैक बॉल वो कह रहे हैं कि जो है वो बी में आ गई, ए में आ गई होगी, बी की लेकिन व्हाइट ही आनी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का जो हमने ऊपर निकाला था उसका कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए निकाले, ये 1/2 रह गई थी, पीछे क्वेश्चन था उसके मुताबिक। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टू व्हाइट बॉल्स कितनी है, 2/3, सैंपल साइज रिड्यूस हुआ था उसके मुताबिक ये आ जाएगा 2/3, 1/3 यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगला उन्होंने उन्होंने कहा है सी विल टेक इट्स टर्न, अब सी में हमारे पास व्हाइट बॉल आए, लेकिन जो है ए और बी दोनों जो है फेल हो चुके हैं व्हाइट बॉल आने में, यानी कि ए जो है बी दोनों में ब्लैक बॉल्स आ चुके हैं, उनमें व्हाइट बॉल नहीं आएगी, इससे भी हमारे सैंपल साइज रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ब्लैक बॉल्स दोनों ही खत्म हो चुकी हैं, व्हाइट दोनों रहेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे ऊपर वालों का, और इसका हमारे पास आ जाएगा 2/2, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर 1/2 जो था और इसका भी कॉम्प्लीमेंट 1/3, मतलब इस तरह से हमने लिख लिया। अब आता है हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, हमने प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर ली तीनों की सेपरेट सेपरेट, तीनों की एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, सिंपल हमने क्या करना है 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये बस दो क्वेश्चन मुश्किल थे इसमें, बाकी तो सारा आसानी था, हमने आपने साथ के साथ कर लिया था। अब हम आते हैं हम चैप्टर नंबर 9 में, हमारा चैप्टर का नाम है बायनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने 8 चैप्टर में जो पढ़ा था उसमें हमारे पास बेसिकली ये था कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट की, कंटिन्यूअस की, एक्सपेक्टेशन, ये सब चीजें हमने सीखी, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर था वो भी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, उसमें एक्सपेक्टेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे पास बायनो, उसमें ना कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बायनोमियल के भी थे, कुछ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के भी थे, लेकिन हमने वो इन जनरलाइज फॉर्म में कर रहे थे, तो हमें आप लोगों को डिस्टिंग्विश करना नहीं आ रहा था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या हाइपरज्योमेट्रिक है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे वो 8 चैप्टर से हो चाहे वो 9 से, आप उसको समझ सकोगे बायनोमियल से है या हाइपरज्योमेट्रिक से है। अब ये दोनों ही याद रखना है, बायनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होगा, वहां पे ये लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसका सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होगा, तो वो होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए जब इसको देखते हैं, सबसे पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है,
इंट्रोडक्शन में देखते हैं, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ड्राइंग अ कार्ड। देख पता है ना आपको, कॉइन हो कार्ड हो, इस तरह किसी से जो भी आप कर रहे हो तो ये हमारा डिस्क्रीट डेटा सेट कहलाता है। कंटिन्यूसली ये गया काम। ईच ड्राइंग इज कॉल्ड अ ट्रायल। ट्रायल की डेफिनेशन यहाँ से आपने कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायल मतलब जो है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ट्रायल आएगा, आउटकम आएगा, इस तरह की डेफिनेशन आएंगी वो इंपॉर्टेंट होगी, बर्नौली ट्रायल ये सब चीजें। अच्छा, द रिजल्ट ऑफ ईच ट्रायल इज क्लासिफाइड एज अ सक्सेस एंड फेलियर। याद रखना ट्रायल का रिजल्ट हमेशा जो है उसको दो में हम करते हैं, एक हमारे पास सक्सेस होती है, एक फेलियर। यानी कि एक हमारे पास पी होगा किसी भी चीज की सक्सेस, और क्यू क्या होगा उस चीज की फेलियर। ये हमारे पास दो आउटकम बन जाते हैं ट्रायल में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि पी और क्यू हमारे पास इस तरह से बन जाता है। आप ये इसको नोट डाउन कर लेंगे। हमारे पास जो है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी होती है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्यू होती है। और हमारे पास पी प्लस क्यू हमारे पास इक्वल टू वन होता है। याद रखें, ये भी कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, पी प्लस क्यू हमारे पास वन होता है और क्यू किसके बराबर होता है, वन माइनस पी करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है लेट एन एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड एन टाइम्स। अब हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है जिसको हम एन टाइम रिपीट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑब्टेन इन अ ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज डिनोटेड बाय एक्स। हमारे पास जो सक्सेस होगी उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, जैसे रैंडम वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करते थे ना, और फेलियर को हम एन माइनस एक्स से करेंगे। आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर। अब आता है अ ट्रायल हैविंग टू पॉसिबल आउटकम। ऐसी ट्रायल जिसके दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, ओनली सक्सेस एंड फेलियर, इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। ठीक है, बर्नौली ट्रायल की आपके पास डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, तो याद रखना है ऐसी ट्रायल जिसके सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम हो, सक्सेस और फेलियर जिसमें आ रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, बर्नौली ट्रायल। अब यहाँ पे आते हैं इसके बाद देखिए, फॉर ईच बर्नौली ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम। ठीक है, इसमें सक्सेस याद रखना, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, यानी कि पी जो हमारा आ गया वो फिक्स रहता है। एंड सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सक्सेसिव ट्रायल्स होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड नहीं कर रही होती है। अब अगली डेफिनेशन हमारे पास बायनोमियल की भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अभी हमारे पास बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है। आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बायनोमियल एक्सपेरिमेंट और बर्नौली ट्रायल्स, इस तरह से तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। An experiment in which outcome can be classified success और failure, यानी कि जब भी आउटकम सक्सेस फेलियर की बात होती है वो बायनोमियल का बन जाता है। बायनोमियल का मतलब होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ टू पॉसिबल आउटकम होते हैं, और बायनोमियल में हमारे पास एन हमारे पास आउटकम हो जाते हैं। इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। अभी हम ऊपर भी पढ़ते हैं ना, बायनोमियल में भी हमारे पास सक्सेस कांस्टेंट रहती है, यहाँ भी उन्होंने कहा है सेम रहती है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यहाँ भी कह रहे हैं सेम रहती है। फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। बायनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, याद रखना है, जिसमें हमारे पास इसमें दो चीजें अभी तक हमने सीखी है। बायनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक सक्सेस आती है और एक फेलियर आती है। ठीक है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। और ट्रायल्स जो होती हैं वो क्या होती है, हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम डेफिनेशन आपने कर लेंगे दोनों। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की चार प्रॉपर्टीज है। अभी हाइपरज्योमेट्रिक की भी चार होंगी और इसकी भी मतलब जो है, अब इनमें डिफरेंस क्या होगा याद रखना है आपने। एक ही आप अच्छे तरीके से याद कर लें, दूसरे की आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी चीज की रेपिटेशन आ रही है बाद में। Each trial of the experiment results in outcome can be classified into two categories, success और failure। ठीक है, याद रखना है हर ट्रायल में सक्सेस और फेलियर आएगी, इसका मतलब है बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है। आगे मैंने कहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। द रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये भी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि ट्रायल्स जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद क्या कहा है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि इसमें हमारे पास कोई एन जो है वो फिक्स होगा। ठीक है, तो चारों प्रॉपर्टीज को आपने देख लेना, क्या है, सक्सेस और फेलियर होगी। ट्रायल्स में दो आउटकम आएंगे हमेशा, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, कोई चीज है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं हेड आएगा या नहीं आएगा, दोनों में से एक सक्सेस और एक फेलियर, इस तरह की कोई चीज आएगी। अब अगला हमारे पास उन्होंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की कांस्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हमारे पास ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगी। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टीज को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। पेपर में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पता होनी चाहिए। और वैसे भी एमसीक्यूज में भी आ जाता है, जैसे कि एमसीक्यू की स्टेटमेंट में होगा दैट द थ्री ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। अब वो कहते हैं कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, हाइब्रिडमेटिक की बात है, डिस्क्रीट की है, कंटिन्यूस, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट हमारे पास होता है
बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है, सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया कि हमारे पास ट्रायल क्या होता है, बायनोमियल ट्रायल क्या होता है, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब हमारे पास आता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है। व्हाट इज बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना, बार बार बता रही हूँ। Suppose we have n independent trials, ठीक है, हमारे पास n independent trials हो गई, for each of which the probability of success p and the probability of failure q is equal n q plus p is equal to 1. The probability of exactly success is given as, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। n independent trials है, ऊपर हमने भी देखा था ना, हम ट्रायल्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट, n independent trials होंगे फिक्स, यानी कि p सक्सेस होगा q फेलियर होगा, इन दोनों को ऐड करें तो 1 बनता है। पता है ना, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा हमारे पास 1 बनता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। सक्सेस और फेलियर को ऐड करके भी हमारे पास 1 बनेगा। अब ये हमारे पास आता है इसका पीडीएफ, ये इसको तो अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। क्या है ये? एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है, क्या है? एन सी एक्स, देखिए एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। और इसमें एक्स की रेंज देखें, एक्स की रेंज क्या है? 0 से लेके एन तक, ये चीज याद रखनी है आपको। क्वेश्चन में एन गिवन होगा ना, उन्होंने कह दिया कि एक्स 5 टाइम्स या कुछ भी, कितने भी टाइम बता रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास वहाँ पे n क्या हो जाएगा? 5, तो उन्होंने कह दिया 5 टाइम्स रिपीट, इसका मतलब है हमारे पास n तक हम जाते हैं। रैंडम वेरिएबल x की रेंज याद रखना है, x की रेंज कहाँ तक जाती है? n तक जाती है। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ जाता है, आपको डिफरेंट बता देंगे ऑप्शन, तो कह देंगे कि x की रेंज कहाँ तक जाती है? k तक जाती है, p तक जाती है, q तक जाती है, n तक जाती है। तो आपको पता होना चाहिए बायनोमियल के केस में हमारे पास रेंज n तक जाती है, और हमें पता है ये डिस्क्रीट है क्योंकि 0 1 2 3 आइसोलेटेड पॉइंट्स है, तो हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली डिस्क्रीट है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कह दिया कि रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, द रैंडम वेरिएबल x इज द बायनोमियल रैंडम वेरिएबल कहलाएगा यहाँ पर वो। और एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x की डिस्ट्रीब्यूशन को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और x हमारा रैंडम वेरिएबल होता है, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल बन जाता है यहाँ पे। द क्वांटिटीज n and p आर द कॉल्ड द पैरामीटर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर है, एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ होता है। write down the parameters of binomial distribution, write down the parameters of hypergeometric distribution। तो कितने पैरामीटर्स है इसके पास, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ आपको, छोटी छोटी, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है अच्छी तरीके से। याद, दो पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, याद रखना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं, एक हमारे पास n है और एक हमारे पास p है। अगर हमें ये n और p पता हो तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें n और p पता है, ठीक समझ आ गई, देखो n पता होगा तो हम x की बता सकते हैं, x कहाँ तक है, p पता हो तो हम q भी फाइंड कर सकते हैं, तो p भी पता हो गया, q भी पता हो गया, n भी x भी सब कुछ पता चल सकता है हमारे पास, अभी ये दो पैरामीटर हमें पता हो तो, ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर हैं? दो पैरामीटर। अच्छा, अगली बात यह है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे डिनोट करते हैं, कभी कभी आपको ऐसा हुआ लिखा हुआ भी आ सकता है पेपर में, और कह देंगे कि फाइंड द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कह देंगे कि हमारे पास b है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x है, और यहाँ पे कह देंगे कि हमारे पास ये लेट्स सपोज कर रही हूँ 4 है, और हमारे पास ये 0.5 आ गया, ये हमारे पास 0.5 आ गया, एंड हमारे पास 4 आ गया। अब वो कहते हैं फाइंड द मीन। अब आप कहेंगे पता ये क्या है, ये क्या है, इसमें याद रखना है कि जो दरमियान वाली टर्म होती है ये n होती है, जो लास्ट वाली टर्म होती है ये p होती है। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सीक्वेंस में ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे जनरली डिनोट करते हैं कि हमारे पास पहले x आता है, फिर हमारे पास x आता है, और फिर n आता है, और फिर हमारे पास p आता है, ठीक है। ये हमारे पास n हो गया, ये p हो गया। और मैंने भी आपको बताया जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हमें पता हो तो हम उसका मीन वेरिएंस सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका पीडीएफ सब कुछ हमारे लिए आसान होता है, लेकिन अगर हमें ये दो क्वांटिटीज पता हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आता है हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली डिनोटेड बाय दिस, द बायनोमियल एनसीएक्स पीएक्स क्यू एन माइनस एक्स आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेंडिंग द बायनोमियल एक्सपेंशन। अभी आप लोग जब मैथ में भी पढ़ेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन, डिफरेंट एक्सपेंशन पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन होती है p प्लस क्यू की पावर n। अब ये कैसे ओपन हुआ है यहाँ पे देख लें, ये आगे आपका कोई लेट्स सपोज वो आता है, कोई डेरिवेशन आती है, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग करना आसान हो जाएगा। क्या होता है p क्यू प्लस p की पावर n को हम कैसे ओपन करते हैं? यहाँ पे आ जाएगा nc0, सबसे पहले क्या आया nc0 क्यू की पावर n माइनस जीरो p की पावर 0, ठीक है, प्लस अब अगला हमारे पास देखिएगा आप, रैंडम वेरिएबल जो x है वो इंक्रीज करता जाएगा, nc1, ठीक है, पहले यहाँ nc0 था, अब हो गया nc1, क्यू की पावर यहाँ पे पहले 0 थी ना, n माइनस जीरो, अब यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा p1। इससे बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास यही होता है ना, px
और क्यू के साथ एन माइनस एक्स। एक्स की वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एन सी टू आ जाएगा, जैसे कि रैंडम वेरिएबल टू की बारी आ गई तो क्या हो जाएगा, एन सी टू क्यू एन माइनस टू टी की पावर टू, ठीक है। देखिए वही आएगा ना यहाँ पे, सो ऐसे चलते जाएंगे और एन लास्ट पे हमारा एन आता है तो हम क्या कह देंगे, एन सी एन क्यू एन माइनस एन टी की पावर एन, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारा अपना जो है बेसिकली ये बना लिया, अपना एक्सपेंशन देख ली। अब एक्सपेंशन में उन्होंने कह दिया कि एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू, ये हमारे ये क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये जो हमारे ये चार्ट में आ रहे हैं इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। किसी भी चीज का देखो, जैसे कि लेट्स सपोज कि 2x है हमारे पास, मैं कह दूंगी मेरे पास जो 2 है ये क्या है, कोफिशिएंट है इसका। सिमिलरली ये सारे इसके क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये सारे क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब अगली बारी आती है हमारे पास, हमने देखना है p प्लस पी इक्वल टू क्यू, यानी कि p और q आपस में अगर बराबर हो जाए, ठीक है। ये भी एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट है और वाइवा के लिए चीजें पता है, इस चैप्टर में छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, p इक्वल टू क्यू हमारे पास 1/2 हो जाए तो हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, यानी कि p q दोनों बराबर हो जाए और 0.5 के बराबर होगी तो हमारी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर p q आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिमेट्रिक नहीं होगी ना। अब अगली बात ये है कि स्क्यू की क्या टाइप होगी, अगर p, याद रखना ये ऑपोजिट सा रिलेशन है थोड़ा, p हमारे पास ग्रेटर देन क्या हो जाए, 1/2 हो जाए, p ग्रेटर देन 1/2 हो जाए तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, p हमारे पास लेस देन 1 हो जाए तो वो नेगेटिव पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। याद रखना ऑपोजिट रिलेशन है, हम पहले पढ़ते रहे हैं फोर्थ चैप्टर में, अगर कुछ चीज ग्रेटर देन होती है तो वो पॉजिटिवली कहलाती है, लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिवली कहला रही है, ठीक है। और कोई चीज यहाँ पे लेस देन है तो वो क्या कहला रही है, यहाँ पर पॉजिटिवली, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन क्या है, अगर ग्रेटर देन p हो जाए 1/2 तो हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड, अगर p हमारे पास लेस देन 1/2 हो जाए तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है, ठीक है। इज इट क्लियर, आगे चले मिस जी, बिल्कुल जो आसान। आपने अभी बताया एक दफा फिर बता दें। यहाँ से ये रिलेशन, अच्छा मैं बताती हूँ। अब याद रखें, आपसे दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, p इक्वल टू क्यू, हमारे पास अगर p और q आपस में बराबर हो जाए तो हम यानी कि 1/2 के बराबर हो जाए, इसको क्वेश्चन में करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा, अभी तो आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन करेंगे ना तो आप बिल्कुल समझ आ जाएगा सारा। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। पी क्यू याद रखना है, दोनों बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अगर वो बराबर नहीं है जिसका मतलब है हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब स्क्यूड की टाइप है हमारे पास, अगर हमारे पास पी की वैल्यू लेट्स सपोज 0.9 आ गई, ठीक है, 0.9 आ गई तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो नेगेटिवली स्क्यूड। पी की वैल्यू अगर बड़ी होगी 1/2 से, अगर पी की वैल्यू छोटी होगी 1/2 से, लेट्स सपोज 0.25 आ जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। 1/2 से वैल्यू छोटी होगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड, 1/2 से वैल्यू बड़ी होगी तो हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड। अब क्वेश्चन देखते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। अच्छा जी, एग्जाम्पल है हमारे पास, ओके मिस जी, थैंक यू। हाँ एग्जाम्पल है हमारे पास 9.1, अब फेयर कॉइन। अब हमारे पास आ गई फेयर कॉइन, जब याद रखना जब भी फेयर की बात हो जाती है ना तो हमारे पास इसका मतलब है कि पी और क्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। फेयर कॉइन क्या है, इसका मतलब है पी भी 1/2 हो जाएगा हमारे पास, क्यू भी 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फेयर कॉइन में हमने पी भी 1/2 ले लिया, क्यू भी 1/2 ले लिया, और 4 टाइम्स, अभी मैंने आपको कहा ना टाइम्स की बात होगी, इसका मतलब होगा वो एन होगा। 4 टाइम्स का मतलब है हमारे पास एन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फाइंड दैट, क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स, ये हमारे पास एक्स रैंडम वेरिएबल क्या बन गया, नंबर ऑफ हेड्स। एन भी पता चल गया, एक्स भी पता चल गया, पी और क्यू भी पता चल गया। क्या करेंगे हमने अपना पीडीएफ को लिख लिया, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास देखो, इन्होंने जनरलाइज फॉर्म में बताया ना, ये है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एन यहाँ पे क्या है, 4, इसका मतलब है हमें रैंडम वेरिएबल की रेंज कहाँ तक जाएगी हमारी, 0 1 2 3 एंड 4 हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स की रेंज आ जाएगी। हमने हर एक के सामने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जो है ना कर चुके हो चैप्टर में, यहाँ पे बेसिकली इस तरह से पता चल रहा है कि बाइनोमियल के क्वेश्चन थे। तो अब ये देखिए हम क्या क्या किया हमने सबसे पहले कहा कि x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, x इक्वल टू 0, 0 के अगेंस्ट हम वैल्यू देख रहे हैं तो हमारे पास n की जगह पे हमने n पुट किया 4 आ जाएगा, x की जगह पे हमने ये वाला 0 पुट किया, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, हमने क्या किया यहाँ पे देखें, n की जगह पे 4 पुट किया, x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट किया, ये 0 निकाला 0 के अगेंस्ट, p की जगह पे 1/, पुट किया, और यहाँ पे हमने n माइनस एक्स किया, जहाँ पे p की जगह पे भी 1/2, ये क्यों था सॉरी,
और इसकी जगह पे इसकी पावर को ये 0 ले लिया। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/16, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे हमारे पास पहला आंसर आ गया। आगे जाते हैं हम, इसके बाद प्रोबेबिलिटी x=1 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 4 है ना हमारे पास हमारे रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 एंड 4। 1 के लिए भी सेम यही प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, 2 के लिए भी सेम रिपीट करेंगे, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। ठीक है, ये बन जाएगा 4 3 1, रैंडम वेरिएबल 1 की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, जहां जहाँ पे n था वहां पे 4, जहां जहाँ पे x था वहां पे 1। अगले हमारे पास जब ये 2 वाला आएगा केस, सेम वही, जहां जहाँ पे भी x था वहां पे 2 आ जाएगा, जहां जहाँ पे भी n था वो 4 आ जाएगा, और p की जगह पे 1/2, q की जगह पे भी 1/2 सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें 8 चैप्टर में। आपको ये मुश्किल नहीं लगने चाहिए। इस तरह से हम हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। एक हमारे पास रैंडम वेरिएबल x था, सामने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इसको आपने कॉलम की फॉर्म में ही आंसर को देना। फिलहाल तो इन्होंने सेपरेट कर दिया, आप रैंडम वेरिएबल x लिखोगे, सामने इसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे और बता दो कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आपने आंसर को ऐसे देना होगा। अच्छा जी, अब इससे अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल से देखा, मैंने कहा एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब फिर एक बात आ गई, देखें फेयर, फेयर की बात होगी। फेयर का मतलब है हमारे पास पी क्यू आपस में बराबर है, पी और क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 5 टाइम्स का मतलब है ये हमें n गिवन है 5 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स? एग्जैक्टली का मतलब है x=3, हमने एग्जैक्टली ये फाइंड करना होगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमने फाइंड करना होगा। लेस देन इक्वल टू, मोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू 2 फाइंड करना होगा। सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल चैप्टर 3 की तरह है, लेकिन हमने बायनोमियल के अकॉर्डिंग करना है ना। वहाँ पे तो हमें कंफ्यूज थे, पता नहीं थे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। ये सबसे पहले पीडीएफ मिस हमें लिखी पता आपने कैसे बायनोमियल चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का। बायनोमियल क्या या सिंपल क्या है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने जो है बेसिकली क्या किया, ये देखिए सबसे पहले तो हमने पीडीएफ लिख लिया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पीडीएफ लिख लिया। रैंडम वेरिएबल एक्स की हमने रेंज लिख ली। ठीक है, हमारा 5n है जो वहां तक जाता है ना, एक्स की रेंज 0 1 2 3 4 5 तक हम चले गए। ये हमने पीडीएफ लिख लिया, पी क्यू भी पता चल गया। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 3 का मतलब है, अब याद रखना ये वाला पॉइंट, अगर कंटिन्यूस के केस में किसी चीज की एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो वो 0 आती है। कंटिन्यूस के केस में हम एग्जैक्टली जो है फिक्स पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है डिस्क्रीट के केस में हम एग्जैक्टली एक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 से 3 हो गया, एन की जगह पे 5 रख दिया, एक्स की जगह पे 3 रख दिया, क्यू की जगह पे 1/2, एन की जगह पे 5, एक्स की जगह पे 3, टी की जगह पे 1/2, एक्स की जगह पे 3। इसको सोल्व किया हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/3। ठीक है, अगला हमारे पास पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है आपने क्या करना है, एटलीस्ट का मतलब हमें हम पता ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो हमने क्या करना है, 3 4 5 इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट सेपरेट सेपरेट करके और ऐड करके बता देना। उससे आगे क्वेश्चन में ये है, देखो वही उसी उसी में पुट करना है मुझे। 3 की जगह पे 3 पुट किया, एन की जगह पे 5 पुट किया, 1/2 3 की जगह पे, 2 की जगह पे, ऐसे 4 के लिए बना लिया, ऐसे 5 के लिए बना लिया, और इनको सोल्व कर दी कैलकुलेटर पे हमारा आंसर आ जाएंगे और हम आंसर दिखा देंगे। आगे एट मोस्ट 2 हेड्स। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 होता है, उसके लिए भी हमने कर लिया, हमारे पास ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। और यहाँ से सारी इसका मतलब लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि हमारे पास 2 आएगा, 1 आएगा और 0, 2 1 0 आ जाएगा। इनकी प्रोबेबिलिटीज को हमने सोल्व कर लिया और आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं कोई भी एग्जाम्पल मैं एक दो बस यहाँ तक ही क्वेश्चन कराऊंगी, ज्यादा नहीं कराऊंगी, बाकी हम कल कर लेंगे। इफ यू टॉस अ फेयर डाइस 6 टाइम्स, अब फेयर आ गया, फेयर का मतलब फिर पी क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, हमारे पास 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 टाइम्स है, 6 का मतलब है हमारे पास n क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर हमारे पास ना आए। अब इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर हमारे पास होता है 2 4 एंड 6, 3 इवन नंबर होते हैं ना हमारे पास। अब उन्होंने कहा कि नो इवन, कोई भी इवन नंबर ना आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 का केस बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी 6 is 0, 1/2 की पावर 6 माइनस 0, 1/2 की पावर 0, इतना से हमारे पास ये वो करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट करवा रही हूँ, बिल्कुल आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ 1 मिनट रहता है मीटिंग में, फिर भी। बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को भी अच्छी तरह से कर लेना है। जब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, जो हमारा पीडीएफ होता है, उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा बन जाता है बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसमें क्या है हमारे पास, सेम वही क्वेश्चन होंगे इसी तरह से, इनमें भी यही होगा हमारे पास। या इनको कल देखते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको मार्क करवा देते हैं।
एक्सरसाइज में हमारे पास 9.3 भी आपने करके आना, ये पी है, ये एन है आपके पास। 9.4 भी करके आना आपने, आपके पास इसमें 4 टाइम्स है तो ये एन हो जाएगा, फेयर है तो 1/2 पी हो जाएगा। 4 हेड्स जिस तरह से हम एग्जाम्पल किए सेम ऐसे ही है। इसके बाद आपने 9.5 भी करके आना है, ये हमारे पास पी हो जाएगा 20% और एन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने करके आना है। 9.6 भी करके आना है आपने, ये आपके पास पी है और यहाँ से आपको मिल जाएगा एन, इसमें 6 है, इसमें एन 4 है और इसमें एटलीस्ट 2 करना है, इसमें भी एटलीस्ट 2 करना है। 9.7 जो है ये भी